हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल मैक्सिमम तैयारी पर आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे दोस्तों और अपनी तैयारी को जमकर कर रहे होंगे। दोस्तों आज हम लोग जा रहे हैं मुख्य सेविका भर्ती के लिए प्रैक्टिस नंबर 14 करने जा रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, जो कि पिछले वीडियो में दोस्तों मैंने 50 क्वेश्चन तक अटेम्प्ट कराया था, तो उसके आगे का क्वेश्चन हम लोग आज देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 51 है, विषम मूल्यांकन के लिए वर्गीकरण का उपयोग किया जाता है। ए है अच्छी तरह से भ्रूण होना, बी है प्रसव की प्रगति, सी है भ्रूण की गर्भकालीन आयु, डी है प्रसव के लिए सुझाव की आवश्यकता। तो दोस्तों विषम मूल्यांकन के लिए विषम मूल्यांकन जो है किसके लिए वर्गीकरण का उपयोग किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा डी, प्रसव के लिए सुझाव की आवश्यकता के लिए। ठीक है दोस्तों, विषम मूल्यांकन जो होता है ये पूर्व प्रसव पूर्व जो है किया जाता है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है, जेनिटल प्रोलैप्स के जिम्मेदार कारकों में शामिल कारक नहीं है। ए है पोस्ट मेनोपॉजल एट्रोफी, बी है इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर का बढ़ जाना, सी है गर्भाशय के वजन का कम हो जाना, डी है सहारा देने वाली संरचनाओं की जन्मजात कमजोरी। तो जेनिटल प्रोलैप्स के जिम्मेदार कारकों में कौन शामिल नहीं होता है दोस्तों, तो कौन कौन होते हैं, तो पोस्ट मेनोपॉजल एट्रोफी भी होता है, इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर भी होता है और सहारा देने वाली संरचनाओं की जन्मजात कमजोरी भी होती है। लेकिन कौन सा नहीं होता है दोस्तों, तो आंसर सी हो जाएगा, गर्भाशय के वजन का कम हो जाना, ये इसका जिम्मेदार नहीं होता है जेनिटल प्रोलैप्स का। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है, अस्पताल और वृद्ध आश्रम जैसे सरकारी संस्थान खाद्य पदार्थ एवं वस्तुएं खरीदने हेतु आमतौर पर निम्न में से किस विधि का प्रयोग करते हैं। ए है नीलामी द्वारा खरीदारी, बी है भाव तोल करके खरीदारी, सी है ब्लैंकेट ऑर्डर खरीदारी, डी है औपचारिक खरीदारी। तो खरीदारी के लिए किस विधि का प्रयोग करते हैं दोस्तों, तो आंसर हो जाएगा डी, हो जाएगा औपचारिक विधि का। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है, क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं दोस्तों। खेल कूद पोषण किसी की डॉट डॉट में सुधार के संबंध में पोषण और भोजन के अध्ययन और अभ्यास है। ए है एथलेटिक निष्पादन, बी है मतिहीन निष्पादन, सी है मध्यम निष्पादन, डी है उक्त में से कोई नहीं। तो खेल कूद पोषण किसकी सुधार के संबंध में पोषण और भोजन के अध्ययन और अभ्यास है दोस्तों, तो एथलीट निष्पादन। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है, बच्चे की भाषा का विकास प्रभावित नहीं होता है। ए है परिपक्वता से, बी है स्वास्थ्य से, सी है प्रेरणा से, डी है म्यूर हेड से। तो बच्चे का विकास किससे प्रभावित नहीं होता है दोस्तों, तो परिपक्वता से तो प्रभावित होगा। जब तक परिपक्व नहीं होगा तो उसके भाषा में क्या हो जाएगी, सुधार नहीं होता है दोस्तों। स्वास्थ्य से भी संबंधित होगी, स्वास्थ्य खराब होगा तो उस पर भी, भाषा पे भी क्या प्रभाव पड़ेगा। प्रेरणा से भी, अगर उसको प्रेरणा नहीं देंगे बोलने के लिए तो वो बचपन में तो बोल भी नहीं सकेगा। ठीक है दोस्तों, तो क्या म्यूर हेड नहीं होता है, यहाँ पे आंसर डी हो जाएगा, म्यूर हेड जो है नहीं होगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है, दबी हुई संवेगात्मक ऊर्जा के बाहर निकालने को कहते हैं। ए है शारीरिक नियंत्रण, बी है संवेगात्मक विरेचन या भावोन्नयन, सी है मानसिक संतुलन, डी है संवेगात्मक सुरक्षा। तो दबी हुई संवेगात्मक ऊर्जा को बाहर निकालने को क्या कहते हैं दोस्तों, इमोशनल कैथेरेसिस कहते हैं। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, इमोशनल कैथेरेसिस, संवेगात्मक विरेचन या भावोन्नयन, या इसी को इंग्लिश में इमोशनल कैथेरेसिस भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इमोशनल कैथेरेसिस भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, या तो इमोशनल कैथेरेसिस दे देगा या फिर संवेगात्मक विरेचन या भावोन्नयन देगा, तो हम लोग जो भी देगा हम लोग को आंसर सही लगाना है। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है, शिशुओं की सामान्य दुग्धपान समस्याएं हैं। ए है कब्ज, बी है डायरिया, सी है एलर्जी, डी है उक्त सभी।
तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे सभी हो जाएंगे आंसर। कब्ज, डायरिया, एलर्जी सभी होते हैं। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 है। मानव दूध के 100 ml में डॉट डॉट ग्राम प्रोटीन होता है। कितने ग्राम जो है 100 ml में, मानव के दूध में कितने 100 ml में कितने ग्राम प्रोटीन पाया जाता है। तो ए है 1.1, बी है 1.2, सी है 1.3, डी है 1.4। तो कितना होता है दोस्तों, 1.2 होता है। आंसर क्या हो जाएगा, 1.2। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 है। अनिच्छित व्यवहारों को समाप्त करने के लिए सम्मिलित अनुबंधन और प्रतिरूपण की प्रक्रियाओं का होना निम्नलिखित में से कहलाता है। ए है नकारात्मक प्रबलीकरण, बी है सामाजिक बहिष्करण, सी है व्यवहार परिवर्तन, डी है शारीरिक दंड। तो क्या कहलाता है दोस्तों, आंसर हो जाएगा व्यवहार परिवर्तन कहलाता है। ठीक है दोस्तों, 59 का सी हो जाएगा व्यवहार परिवर्तन कहलाता है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 है। प्रारंभ के 2 दिन माँ के स्तन से निकलने वाला गाढ़ा पीला दूध कहलाता है। ए है प्रोलैक्टिन, बी है थायरॉक्सिन, सी है कार्टिजोन, डी है कोलेस्ट्रम। तो प्रारंभ के 2 दिन माँ के स्तन से जो निकलने वाला दूध होता है दोस्तों, वो क्या कहलाता है, कोलेस्ट्रम कहलाता है। 60 का डी हो जाएगा, कोलेस्ट्रम कहलाता है। और इसमें जो है किसकी मात्रा अधिक होती है दोस्तों, प्रोटीन की मात्रा होती है इसमें। जो कोलेस्ट्रम होता है इसमें प्रोटीन प्लस इम्यूनोग्लोबुलिन दोस्तों होता है। और क्या होता है, प्लस विटामिन ए और डी भी होता है। ठीक है दोस्तों, कोलेस्ट्रम में। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी, कोलेस्ट्रम। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 है। बीसीजी का टीका बचाव करता है। ए है कॉलेरा से, बी है गठिया से, सी है खसरा से, डी है क्षय रोग से। तो बीसीजी का टीका किससे बचाव करता है दोस्तों, तो वो ट्यूबरकुलोसिस या क्षय रोग से। ठीक है दोस्तों, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया से जो होता है क्षय रोग होता है, या इसी को यक्षमा भी कहते हैं, या टीबी इसी को कहते हैं दोस्तों, क्षय रोग को ही। ठीक है, बीसीजी का टीका कब लगता है, तो ये जन्म के समय ही लगता है दोस्तों। जन्म के समय ही बीसीजी का टीका लगता है। और 21 मार्च से दिया जाता है, तो इंट्राडर्मल मार्च से दिया जाता है दोस्तों, इंट्राडर्मल इसे दिया जाता है। और बीसीजी जो है, अगर वैसे तो जन्म के समय ही दिया जाता है, अगर जन्म के समय देते हैं, 1 महीने के अंदर देते हैं, तो इसे 0.05 ml दिया जाता है। अगर 1 महीने बाद हम देते हैं तो 0.1 ml दिया जाता है बीसीजी का टीका। ठीक है, और किस हाथ में दिया जाता है बीसीजी का टीका दोस्तों, तो ये दिया जाता है बाएं हाथ में दिया जाता है बीसीजी का टीका। ठीक है दोस्तों, इंट्राडर्मल दिया जाता है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 है। पोलियो की दवा के आविष्कारक हैं। ए है जॉन साल्क, बी है एल्ब ई सेविन, सी है सलमान बाक्समा, डी है इनमें से कोई नहीं। तो पोलियो की दवा के आविष्कारक कौन है दोस्तों, तो जॉन साल्क हैं। कब, 1952 में, 1952 में जॉन साल्क ने किया था। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 है। नवजात शिशु का औसत भार होता है। ए है 6.5 पाउंड, बी है 7.5 पाउंड, सी है 8.5 पाउंड, डी है 9.5 पाउंड। तो कितना होता है दोस्तों नवजात शिशु का औसत भार, औसत पूछ रहा है, तो औसत वैसे तो कितना होता है, 6 से 8 पाउंड तक होता है, लेकिन औसत पूछ रहा है, तो यहाँ पे औसत क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा 7.5 पाउंड। ठीक है, आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 है। माता की रक्त धारा से गर्भ को अलग करने वाला अंग होता है। ए है अंडाणु, बी है नाभि नाड़ी, सी है गर्भाशय, डी है खेड़ी। तो माता की रक्त धारा से गर्भ को अलग करने को क्या कहते हैं दोस्तों, खेड़ी या प्लेसेंटा इसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, खेड़ी या प्लेसेंटा कहते हैं। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 है।
गर्भावस्था के दौरान कितना भार बढ़ना उचित है? ए है 30 किलोग्राम, बी है 5 किलोग्राम, सी है 12 केजी, डी है भार बिल्कुल नहीं बढ़ना चाहिए। तो गर्भावस्था के दौरान कितना भार बढ़ना चाहिए दोस्तों? तो 10 से 12 केजी तक जो है बढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? सी, 12 केजी। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 है। क्वेश्चन नंबर 66 है दोस्तों, भ्रूण किसकी सहायता से माँ के शरीर से जुड़ा रहता है? ए है नाभिनाल, बी है गर्भनाल, सी है रक्त कोशिकाएं, डी है रक्त धमनी। तो भ्रूण किसकी सहायता से माँ के शरीर से जुड़ा होता है दोस्तों? तो वो होता है नाभिनाल। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए, नाभिनाल होता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 67 है। क्वेश्चन नंबर 67 है दोस्तों, भोजन में ऊर्जा का सबसे संकेंद्रित रूप निम्न में से कौन सा है? ए है कार्बोहाइड्रेट्स, बी है वसा, सी है प्रोटीन्स, डी है विटामिन्स। तो भोजन में ऊर्जा का सबसे संकेंद्रित रूप कौन सा होता है दोस्तों? तो वो होता है कार्बोहाइड्रेट्स। 67 का ये हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट्स। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 है। ऊर्जा की माप की इकाई क्या है? ए है ग्राम, बी है केल्विन, सी है जूल, डी है बोन्स। तो ऊर्जा की माप की इकाई क्या होती है दोस्तों? तो वो जूल होती है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69 है। क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं, WHO द्वारा सुझाए एक वयस्क एशियन व्यक्ति को सामान्य BMI है? ए है 18 से 23 kg पर मीटर स्क्वायर, बी है 19 से 24 kg पर मीटर स्क्वायर, सी है 20 से 25 kg पर मीटर स्क्वायर, डी है 21 से 26 kg पर मीटर स्क्वायर। तो सामान्य वयस्क एशियन का कितना होता है दोस्तों BMI WHO के अनुसार? तो कितना होता है? 18.5 से 22.9 होता है। तो यहाँ पे क्या है? आंसर क्या हो जाएगा? 18 से 23 kg पर मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 है। क्वाशियोरकर रोग किसकी कमी से होता है? ए है कार्बोहाइड्रेट, बी है खनिज लवण, सी है वसा, डी है प्रोटीन। तो क्वाशियोरकर रोग किसकी कमी से होता है दोस्तों? तो वो होता है प्रोटीन की कमी से, क्वाशियोरकर और मैरास्मस। ठीक है, आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71 है। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं, वसा की मात्रा किस स्थिति में बढ़ा दी जानी चाहिए? ए है हृदय संबंधित रोग, बी है कुपोषण, सी है मधुमेह, डी है सुपोषण। तो वसा की मात्रा किस स्थिति में बढ़ा देनी चाहिए दोस्तों? तो वो होता है कुपोषण। ठीक है, आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72 है। क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं दोस्तों, अपोषणीय पदार्थ जो भोज्य पदार्थों में उद्देश्यपूर्ण ढंग से मिलाए जाते हैं। ए है फूड एडेटिव, बी है फूड सप्लीमेंट, सी है फर्मेंटेड फूड, डी है फोर्टिफाइड फूड। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे फूड एडेटिव फूड होता है, जो मिलावट की जाती है तो उसे फूड एडेटिव फूड कहते हैं। जो भोज्य पदार्थों उद्देश्यपूर्ण ढंग से मिलाए जाते हैं वो फूड एडिटिव कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, फूड एडिटिव। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 73 है। रिकेट्स किसकी कमी के कारण स्वरूप परिणाम स्वरूप होता है? ए कैल्शियम, बी है विटामिन डी, सी है कैल्शियम है विटामिन डी, डी है हार्मोन्स। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे कैल्शियम और विटामिन डी दोनों के। ठीक है, सी हो जाएगा, कैल्शियम और विटामिन डी दोनों की कमी से होता है रिकेट्स। रिकेट्स बच्चों में होता है दोस्तों। ठीक है, आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74 है। निम्न में से कौन सा प्रोटीन का आवश्यक घटक है जो रेटिना रिसेप्टर्स में प्रकाश को अवशोषित करता है? ए है कैथेप्सिन, बी है रोडाप्सिन, सी है कार्निया, डी है कैसीन। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों? रोडाप्सिन हो जाएगा, बी हो जाएगा रोडाप्सिन। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75 है। डीपीटी का टीका कैसे दिया जाता है? ए मुंह से, बी है चमड़े के नीचे में, सी है मांसपेशी में, डी है नसों में। तो डीपीटी का टीका कैसे दिया जाता है दोस्तों? डीपीटी का पहले फुल फॉर्म देख लेते हैं। डिप्थीरिया, पर्टूसिस और टिटेनस होता है। डिप्थीरिया, पर्टूसिस और टिटेनस होता है। और यहाँ किस टीका कैसे दिया जाता है? तो इंट्रामस्कुलर दिया जाता है। तो यहाँ पे सी हो जाएगा, मांसपेशी में दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, और कब कब दिया जाता है? तो 6 मंथ पर
6 मंथ पर, 10 मंथ पर और 14 मंथ पे। ठीक है दोस्तों, 3 डोज दिया जाता है DPT का। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 76 है, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल BHA है। ए है सिक्वेस्ट्रेंट, बी है पैसिकारक अभिकर्ता, सी है एंटीऑक्सीडेंट, डी है रंग वर्ड अभिकर्ता। तो ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल क्या होता है दोस्तों? तो ये एंटीऑक्सीडेंट होता है। 76 का सी हो जाएगा, एंटीऑक्सीडेंट होता है। और मैंने बताया भी था आपको पिछले वीडियो में कि और भी कौन कौन से एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। मैंने बताया था एंटीऑक्सीडेंट में कौन कौन से विटामिन आते हैं, तो वो हो जाएगा विटामिन A, C और E आते हैं। विटामिन A, C, E जो है एंटीऑक्सीडेंट कहलाते हैं। और विटामिन C का जो है E300 जो होता है, इसका सामान्य रूप जो होता है विटामिन C होता है। पीछे कल हम लोगों ने पढ़ा था दोस्तों कि E300 का जो है सामान्य रूप क्या होता है? विटामिन C होता है। तो यहाँ पे C हो जाएगा, एंटीऑक्सीडेंट होता है। ठीक है, आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 77 है, चूने वाला पान खाने से का ग्रहण अधिक होता है? ए है कैल्शियम का, बी है फास्फोरस का, सी है लोहे का, डी है ऊपरी कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? चूने वाला पान खाने से क्या होता है दोस्तों? किसकी मात्रा ग्रहण होती है? तो कैल्शियम जो है अधिक ग्रहण होता है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 78 है, जल की अस्थायी कठोरता दूर करने का उपाय है? ए है उबाल कर, बी है क्लार्क विधि द्वारा, सी है कास्टिक सोडा द्वारा, डी है कैलेगन विधि द्वारा। तो जल की अस्थायी कठोरता दूर करने का उपाय क्या होता है दोस्तों? तो वो होता है कैलेगन विधि के द्वारा। ये विधि याद रखिएगा, किस विधि के द्वारा? कैलेगन विधि के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 79 है, बच्चों के बौद्धिक विकास का क्रम संबंधित है? ए है अतिरिक्त से निश्चित की ओर, बी है पूर्ण से अंश की ओर, सी है ज्ञात से अज्ञात की ओर, डी है सरल से जटिल की ओर। तो दोस्तों ये सभी क्या है? ये सभी जो है शिक्षण सूत्र हैं। क्या है? ये सभी जो है शिक्षण सूत्र होते हैं दोस्तों, जिसे दिया है किसने? 11 शिक्षण सूत्र के बारे में बताया है। किसने बताया? तो हर्बर्ट और कमेनियस ने बताया। हर्बर्ट और कमेनियस ने बताया दोस्तों। ठीक है, हर्बर्ट और कमेनियस ने बताया है। 11 शिक्षण सूत्र दिए हैं हर्बर्ट और कमेनियस ने। ये दोस्तों किससे संबंधित है? ये क्वेश्चन जो है ये साइकोलॉजी से संबंधित है, CDP में आता है। ठीक है दोस्तों, तो ये यहाँ पे कह रहा है कि बच्चों के बौद्धिक विकास का क्रम संबंधित है अतिरिक्त से निश्चित की ओर, बी है पूर्ण से अंश की ओर, सी है ज्ञात से अज्ञात की ओर, डी है सरल से जटिल को। तो यहाँ पे आंसर तो वैसे तो सभी होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे अब सभी नहीं है आंसर, तो हमें इसमें से एक लगाना है। तो चूंकि ये जो प्रैक्टिस सेट मैंने लिया है तो उसमें जो है ए दिया था अतिरिक्त से निश्चित की ओर, तो यहाँ पे आंसर मैंने ए ही लगा दिया। वैसे आला सभी होने चाहिए यहाँ पे आंसर। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 80 है, एक रजोनी वृत्त महिला के लिए कैल्शियम की RDA होती है? ए है 600 मिलीग्राम पर डे, बी है 900 मिलीग्राम पर डे, सी है 700 मिलीग्राम पर डे, डी है 800 मिलीग्राम पर डे। तो रजोनी वृत्त महिला को कैल्शियम की RDA कितनी आवश्यकता होती है दोस्तों? तो RDA 2020 के अनुसार देखते हैं। देखो, चाहे सीडेंट्री हो या मॉडरेट हो, सभी सामान्यतः महिलाओं को सीडेंट्री, मॉडरेट या हैवी कोई हो, सबको जो है कितना 1000 मिलीग्राम पर डे जो है कैल्शियम देना चाहिए। और प्लस और किसको? प्रेग्नेंट वुमेन को भी 1000 जो है मिलीग्राम जो है पर डे कैल्शियम की आवश्यकता होती है। लेकिन लैक्टेशनल वुमेन होगी, अगर लैक्टेटिंग वुमेन के लिए कितना होगा? तो 1200 मिलीग्राम पर डे। और मेनोपॉज के लिए भी कितना होता है? जो रजोनी वृत्त होती है उसके लिए भी 1200 मिलीग्राम पर डे होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम क्या मानेंगे? यहाँ पे सबसे अधिक वाला यहाँ पे 900 है, तो यहाँ पे 900 ही मानेंगे। ठीक है दोस्तों, 900 मिलीग्राम पर डे। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 81 है, क्वेश्चन नंबर 81 है दोस्तों, जिस दूध में ऐच्छिक स्वाद के विकास के लिए सूक्ष्म जीवों को मिलाया जाता है वह होता है? ए है वाष्पीकृत, बी है शुष्क, सी है शांत, डी है सुसंस्कृत। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? दूध में ऐच्छिक स्वाद के लिए विकास के लिए सूक्ष्म जीवों को मिलाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? सांद्र दूध कहते हैं। ठीक है, कौन सा दूध कहते हैं? सांद्र दूध कहते हैं। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 82 है,
नवजात को हीमोलाइटिक रोग के कारण होता है। ए है RH असंगतता, बी है हीमोग्लोबिन की कमी के कारण, सी है ABO असंगतता, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो नवजात को हीमोलाइटिक रोग किसके कारण होता है दोस्तों? तो RH असंगतता के कारण होता है। ए हो जाएगा, RH असंगतता के कारण नवजात को हीमोलाइटिक रोग होता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, नवजात को हीमोलाइटिक रोग किसके कारण होता है? तो RH असंगतता के कारण होता है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 83 है, खाली घोंसले का समय की अवस्था को कहते हैं। ए है किशोरावस्था को, बी है मध्य अवस्था को, सी है उत्तर बाल्यावस्था को, डी है वृद्धावस्था को। तो खाली घोंसले का समय किस अवस्था को कहते हैं दोस्तों? तो वो होता है मध्य अवस्था को, जो 41 से 60 वर्ष की अवस्था होती है। ठीक है दोस्तों, 41 से 60 वर्ष की अवस्था को मध्य अवस्था कहते हैं। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 84 है, जबड़े दांत और होठों की विकृति के कारण होता है। ए है स्टटरिंग बड़बड़ाना, बी है स्टैमरिंग हकलाना या वाक स्खलन, सी है क्लटरिंग अव्यवस्थित वाणी दोष, डी है लिस्पिंग तुतलाना। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? जबड़े और दांत के होठों की विकृति के कारण क्या होता है? तो क्लटरिंग होता है। सी हो जाएगा क्लटरिंग, जबड़े और दांत के होठों की विकृति के कारण। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 85 है, नवजात शिशु के लिए उपयोगी वस्त्र होता है। ए है नए सूती व माढ़ लगे होने चाहिए, बी है पुराने सूती व कोमल होने चाहिए, सी है कृत्रिम वस्त्र होने चाहिए, डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? नवजात शिशु के लिए उपयोगी वस्त्र कौन सा होना चाहिए? पुराने सूती व कोमल होने चाहिए। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 86 है, यूरी ब्रॉफेन-ब्रेनर का सिद्धांत है। ए है मानववादी परिप्रेक्ष्य, बी है सोशियोबायोलॉजी, सी है पारिस्थितिकी प्राणी सिद्धांत, डी है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। तो यूरी ब्रॉफेन-ब्रेनर का सिद्धांत कौन सा है दोस्तों? तो पिछले वीडियो में इसके बारे में मैंने बताया था कि पारिस्थितिकी प्रणाली सिद्धांत। तो उसमें क्या पूछा था? पारिस्थितिकी या इकोसिस्टम जो है प्रणाली किसने दिया था? तो वो दिया था, तो यहाँ पे पूछा था यूरी ब्रॉफेन-ब्रेनर। अब यूरी ब्रॉफेन-ब्रेनर किससे संबंधित? तो वो है पारिस्थितिकी प्रणाली सिद्धांत से। ठीक है दोस्तों, पारिस्थितिकी प्रणाली सिद्धांत से। आंसर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 87 है, पुनर्बलन का सिद्धांत संबंधित है। ए है पावलॉव से, बी है स्किनर से, सी है कोहलबर्ग से, डी है थार्नडाइक से। तो पुनर्बलन का सिद्धांत किससे संबंधित है दोस्तों? तो वो है स्किनर से। पावलॉव शास्त्रीय अनुकूलन का सिद्धांत, कोहलबर्ग नैतिक विकास का सिद्धांत, थार्नडाइक त्रुटि व प्रयास के नियम से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 88 है, विशेष विवाह अधिनियम सन में बनाया गया। ए है 1947 में, बी है 1950 में, सी है 1954 में, डी है 1964 में। तो विशेष विवाह अधिनियम किस सन में बनाया गया था? तो 1954 में बनाया गया था। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 89 है, व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति में बाधक कारक है। ए है अज्ञानता, बी है निर्धनता, सी है सामाजिक मान्यताएं, डी है इनमें से सभी। तो व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति में बाधक कौन सा कारक होता है? तो वो है अज्ञानता भी है, निर्धनता भी है और सामाजिक मान्यताएं भी है, इनमें से सभी हो जाएंगे। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 90 है, परिवार कल्याण कार्यक्रम आरंभ हुआ। ए है 1976 में, बी है 1977 में, सी है 1980 में, डी है 1984 में। तो परिवार कल्याण कार्यक्रम कब आरंभ हुआ था? तो 1977 में। परिवार कल्याण कार्यक्रम जो है कब आरंभ हुआ? 1977 में। क्वेश्चन नंबर 91 है, पारिवारिक जीवन चक्र की अंतिम अवस्था कहलाती है। ए है खाली घोंसला, बी है प्रसन्न घर, सी अमीर घर, डी है पूर्ण घोंसला। तभी खाली घोंसले के बारे में हम लोग बात किए थे कि मध्य अवस्था को कहते हैं, और चक्र की अंतिम अवस्था क्या होती है पारिवारिक जीवन चक्र की? तो वो होती है पूर्ण घोंसला अवस्था होती है। ठीक है दोस्तों, पूर्ण घोंसला अवस्था। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 92 है, सर्वप्रथम समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग किस सन में किया गया था? ए है 1832, बी है 1835, सी है 1838,
डी है 1840 में। तो समाज शास्त्र शब्द का प्रयोग कब किया गया था दोस्तों सर्वप्रथम? तो वो किया गया था 1838 में गया था। किसने किया था? तो आगस्ट काम्टे ने किया था। ठीक है दोस्तों, अगर यही पूछेगा सामाजिक नियंत्रण शब्द का प्रयोग किसने किया था? सामाजिक नियंत्रण, तो वो किया था रॉस ने किया था। ठीक है दोस्तों, रॉस ने किया था 1901 में। ठीक है दोस्तों, 1901 में किया था। ठीक है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की दवाओं का उपयोग अपच के इलाज के लिए किया जाता है? ए है एनाल्जेसिक, बी है एंटीसेप्टिक, सी है एंटाएसिड, डी है एंटीबायोटिक। तो किन दवाओं का अपच के इलाज के लिए किया जाता है दोस्तों उपयोग? तो अपच यानी इसके बारे में एसिडिटी से संबंधित है, तो एसिडिटी को दूर करने के लिए एंटाएसिड का प्रयोग करेंगे। एंटाएसिड दवाओं का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 है, मच्छरों की एक विशेष जाति के काटने के कारण मलेरिया के संचारण की खोज किए जाने के लिए निम्नलिखित में से किसने नोबेल प्राइज प्राप्त किया था? ए है रोनाल्ड रॉस ने, बी है पैट्रिक मैनसन ने, सी है चार्ल्स जॉनसन ने, डी है चार्ल्स लेब्रन ने। तो किसे नोबेल प्राइज मिला था दोस्तों मलेरिया के संचारण की खोज के लिए? तो वो है रोनाल्ड रॉस को। कब मिला था? 1902 में, 1902 में मिला था। रोनाल्ड रॉस को 1902 में नोबेल प्राइज मिला था। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 95 है, प्रभावी संचार के लिए क्या बाधाएं हैं? ए है नैतिककरण, पूर्वाग्रही होना और सांत्वना की टिप्पणियाँ, बी है संवाद, सारांश और आत्म समीक्षा, सी है सरल शब्दों का प्रयोग, डी है नेत्र संपर्क। तो प्रभावी संचार के में क्या कौन सी बाधाएं होंगी दोस्तों? तो नैतिककरण, पूर्वाग्राही होना, सांत्वना की टिप्पणियाँ। तो यहाँ पे आंसर ए हो जाएगा। प्रभावी संचार में ये बाधाएं होंगी। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 96 है, क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं दोस्तों, परामर्श के सिद्धांत कौन से हैं? ए है स्वीकृति का सिद्धांत, बी है संचार का सिद्धांत, सी है सहानुभूति का सिद्धांत, डी है उपरोक्त सभी। परामर्श की प्रक्रिया के सिद्धांत किसने दिया है दोस्तों? तो मैकेनियल और शेक्टल, मैकेनियल और शेक्टल ने दिया है। ठीक है दोस्तों, और इसमें क्या हो जाएगा? स्वीकृति का भी सिद्धांत आता है, संचार का सिद्धांत आता है, सहानुभूति का भी सिद्धांत आता है, और जो है लोकतांत्रिक आदर्श का भी सिद्धांत आता है, उपयुक्तता का भी सिद्धांत आता है, और सम्मान का सिद्धांत आता है, और जो है सहसंबंध का भी सिद्धांत आता है। तो यहाँ पे सभी हो जाएंगे दोस्तों, यहाँ पे सभी हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 97 है, यूनिसेफ के सहयोग से वर्ष 2001 में, यहाँ पे दुलार रहेगा दोस्तों। ठीक है, दुलार परियोजना भारत के किन राज्यों में शुरू की गई थी? ए है उत्तर प्रदेश बिहार में, बी है बिहार झारखंड में, सी है उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश में, डी है उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। तो यूनिसेफ के सहयोग से 2001 में दुलार परियोजना कहाँ शुरू की गई थी दोस्तों? तो वो बिहार और झारखंड में की गई थी। किससे संबंधित थी? तो शिशु मृत्यु दर को कम करना था, और जो है कुपोषण को कम करना था, और माताओं के स्वास्थ्य से ये संबंधित थी दुलार परियोजना। ठीक है, आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 98 है, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के आंकड़ों के अनुसार 1 लाख जीवित जन्म पर मातृ मृत्यु दर MMR कितनी है? ए है 207, बी है 211, सी है 206, डी है 215। तो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष UNFPA के आंकड़ों के अनुसार जो है कितनी है दोस्तों? 1 लाख जीवित जन्म पर मातृ मृत्यु दर तो 211 है। कितनी है? 211 है। UNFPA की स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना हुई थी 1969 में हुई थी, और इसका नाम कब बदला गया था? तो 1987 में इसका नाम बदला गया था। ठीक है दोस्तों, नाम बदल के संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष रखा गया था। और पहले नाम क्या था UNFPA का? पहले नाम क्या था? यूनाइटेड नेशन फॉर पॉपुलेशन
एक्टिविटीज़। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 है। असीम स्टेनर निम्नलिखित संगठनों में किसके प्रशासक नियुक्त किए गए हैं? ए है यूनेप के, बी है यूएनडीपी के, सी है ये है यूएनडीपी के, यूनेप के, डी है यूएनओ के। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, किसके हैं असीम स्टेनर? तो वो है यूएनडीपी के हैं। यूएनडीपी की स्थापना कब हुई थी? तो 22 नवंबर 1965 में हुई थी। मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। ठीक है दोस्तों, और यूनेप का मुख्यालय कहाँ पे है? नैरोबी केन्या में है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 है। भारतीय रेड क्रॉस समिति के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ए है लॉर्ड मॉन्टेग्यू, बी है लॉर्ड चेम्सफोर्ड, सी है सर मैल्कम हेली, डी है संत जॉन। तो भारतीय रेड क्रॉस समिति के प्रथम अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो वो है सर मैल्कम हेली थे। कौन थे? सर मैल्कम हेली थे। और भारतीय रेड क्रॉस समिति की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी 1920 में। 7 जून 1920 को हुई थी भारतीय रेड क्रॉस समिति की स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ है इसका? तो दिल्ली में है, न्यू दिल्ली है। पहले इसका क्या नाम था? भारतीय रेड क्रॉस समिति का पहले क्या नाम था? तो वो था इंटरनेशनल कमेटी फॉर रिलीफ टू द बाउंडेड। इंटरनेशनल कमेटी फॉर रिलीफ टू द बाउंडेड। ठीक है दोस्तों, ये इसका भारतीय रेड क्रॉस समिति का पहले नाम था। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही रहे हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।